हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 30वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रूहानी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे नहीं आना, जब आना होगा मैं आ जाऊंगी, तुम जाकर सो जाओ। कहकर रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रेहान ने अपनी आंखें कसकर बंद की, जैसे वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसने फिर गहरी सांस ली और दोबारा रूहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अंदर तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, चलो। कहकर रेहान ने उसे खींचते हुए वहां से ले गया। रूहानी अपना हाथ छुड़ाने की बार बार कोशिश कर रही थी। रेहान ने कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। रेहान, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तुम इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। रेहान ने आगे बढ़ते हुए ही कहा, मैं जब मर्जी आए तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ, और तुम भी जानती हो कि तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, इसलिए फालतू की जिद करना बंद करो और चुपचाप अपने रूम में चलो। कुछ ही देर में रेहान लगभग रूहानी को घसीटते हुए अपने रूम में ले आया और अंदर लाकर उसने उसका हाथ झटके से छोड़ दिया। रूहानी ने उसकी तरफ पीठ कर ली और अपने हाथ बांधते हुए कहा, मेरी भी खुद की कोई ज़िंदगी है रेहान, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ कि जैसा मर्जी हो वैसा बिहेव करो मेरे साथ। मैं रेहान ने उसे झटके से पलटते हुए कहा, अब तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है, और यह फालतू के थॉट जो तुम्हारे छोटे से दिमाग में आ रहे हैं ना, उन्हें निकाल कर बाहर फेंको। अच्छा, मेरे दिमाग में फालतू के थॉट आ रहे हैं तो क्लियर कर दो ना इन थॉट को। क्यों नहीं मुझसे नज़रों से नज़र मिलाकर बोल देते कि तुम उस कामनी से अभी भी नहीं मिलते हो। तुमने क्या कहा तुमने क्या कहा था मुझे कि वह कामनी के साथ सिर्फ तुम्हारा एक अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था? अगर ऐसा ही था तो अभी भी तुम उससे क्यों मिलते हो? रूहानी ने गुस्से से कहा। रेहान ने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरा और कहा, तुम पागल हो चुकी हो रूहानी। मैंने कहा ना, हर बात की एक वजह होती है और ज़रूरी नहीं है वह वजह वैसे ही हो जैसे तुम सोच रही हो। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या वजह है? तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार रखती हूँ। बताओ क्या वजह है, मैं सुन रही हूँ। रेहान ने कहा, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, और चुपचाप से जाकर अच्छे बच्चे की तरह बेड पर सो जाओ। यहाँ मेरा दिमाग खराब मत करो। रूहानी ने 2 पल रेहान को घूर कर देखा और चुपचाप जाकर बेड के कोने में ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। वह समझ गई थी कि वह चाहे कितना भी रेहान से पूछ ले, उसे वजह नहीं बताएगा। उसे कहीं न कहीं अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर वह जानती थी कि वह जितनी रेहान से इस बारे में पूछेगी, उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ेगा ही। रेहान ने कुछ देर रूहानी को देखा, फिर जाकर उसके बगल में ही लेट गया। रूहानी की पीठ रेहान की तरफ थी, पर रेहान जानता था कि रूहानी अभी सोई नहीं है। उसने रूहानी को झटके से खींचकर अपने ऊपर ले लिया। रूहानी रेहान की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रेहान ने उसे अपनी बाहों में कस कर पकड़ लिया और कहा, ज़्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। चुपचाप सो जाओ। कहकर रेहान ने रूहानी के सिर पर हाथ रखकर उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। रूहानी भी कुछ देर तक रेहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करती रही। आखिरकार थक हार कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुहाना को अपना कुछ सामान अपने रूम से लेना था, इसलिए वह अपने ऊपर वाले फ्लोर पर गई। सुहाना अपने रूम की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी उसे अपने रूम के अंदर से बाहर आते हुए आसना नजर आई, और आसना को अपने रूम से निकलते हुए देखकर सुहाना की भौं सिकुड़ गई थी कि आसना उसके रूम में क्या कर रही है। सुहाना को देखकर आसना के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो जाकर सुहाना के सामने ही खड़ी हो गई। अरे सुहाना, तुम यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त अपने रूम में होना चाहिए ना। सुहाना उसे जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र आसना के होठों की तरफ गई, जिसकी लिपस्टिक हल्की सी फैली हुई थी। सुहाना को ऐसे अपने होठों की तरफ देखते देख आसना एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली, अरे क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैं तुम्हारे रूम में इसलिए गई थी कि मुझे विक्रांत से कुछ काम था, इसलिए। आसना को देखकर सुहाना को गुस्सा तो बहुत आया। उसका तो मन हुआ कि अभी एक पंच में उसका मुंह तोड़ दे। फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो बोली, आखिर ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था तुम्हें मेरे पति से कि इस वक्त हमारे रूम में जाने की ज़रूरत पड़ गई? और यह तुम्हारी होठों को क्या हुआ है? आसना ने हड़बड़ाहट से अपने होठों को रफ करते हुए कहा, मेरे होठों को कुछ भी तो नहीं। वह ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। वहीं सुहाना अपनी आंखें छोटी किए उसको घूर रही थी, जैसे उसके एक एक एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी। आसना ने जल्दी से कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। कहकर जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सुहाना उसे जाते हुए देखती रही और मन ही मन कहा कि ये चालाक लोमड़ी करना क्या चाहती है। फिर सुहाना ने अपना सिर झटका और अपने रूम में चली गई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिससे सुहाना समझ गई कि विक्रांत
विक्रांत रूम में ही मौजूद है और इस वक्त शावर ले रहा है। पर विक्रांत और आसना दोनों एक ही रूम में क्या कर रहे थे और उसके होठों की लिपस्टिक कैसे फैली हुई थी कि यह तो तभी होता है ना जब ये सोच कर ही गुस्से से सुहाना की मुट्ठियाँ गुस्से से कस गई। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ज़रूर आसना की कोई चाल रही होगी मुझे परेशान करने की। वो सिर्फ़ मुझे मेरे पति के खिलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रही है, पर मैं भी इसकी चालाकी में आने वाली नहीं हूँ। आखिर सुहाना नाम है मेरा। सुबह के वक़्त रूहानी की जब नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले रेहान पर गई। रेहान ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और अभी भी रूहानी रेहान के ऊपर ही सो रही थी। रूहानी ने अपना सिर उठाकर रेहान के चेहरे की तरफ देखा। कुछ देर तक तो रेहान के चेहरे को देखती रही। रेहान सोते हुए वाकई में बहुत मासूम सा लग रहा था, जिसे देखकर रूहानी के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपनी उंगलियों से रेहान की फॉरहेड पर आ रहे बालों को हटाया और फिर झुककर उसकी फॉरहेड पर किस किया और मन ही मन कहा, रेहान, मैं शायद गलत कर रही हूँ। मुझे उस कामिनी की बातों में नहीं आना चाहिए, जबकि मैं जानती हूँ कि वह कामिनी कैसी है। मैं भला उसकी बातों में आकर तुम पर शक कैसे कर सकती हूँ? लेकिन तुम भी तो मुझे नहीं बता रहे हो ना इस बात का कारण। तुम कामिनी से क्यों मिल रहे हो? बस इसी बात का मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी। उस कामिनी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। रूहानी ने एक बार फिर झुक कर रेहान के होठों पर लाइट किस किया और धीरे से उसके ऊपर से उठ गई, ताकि रेहान की नींद खराब ना हो। वहीं सुहाना ने भी मन ही मन सोच लिया था कि चाहे आसना कितना भी एफर्ट लगा ले, वह विक्रांत पर शक नहीं करेगी। उसे विक्रांत के प्यार पर पूरा भरोसा था। 2-4 दिन इन लोगों के ऐसे ही गुजरे, जहाँ कामनी पूरा एफर्ट लगा रही थी, बार बार रूहानी को मैसेज करके मिलने के लिए बुला रही थी। वहीं रूहानी कामनी के मैसेज को लगातार इग्नोर कर रही थी, ना ही वो उसका कॉल उठा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आसना कुछ न कुछ करके सुहाना के मन में कुछ न कुछ करके शक का बीज डालने की कोशिश कर रही थी। सुहाना भी अगर चुप थी तो सिर्फ देविका की वजह से, वरना कई बार तो उसका मन हुआ कि वह आसना का सिर ही फोड़ दे। हालांकि सुहाना ने विक्रांत से इस बारे में कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसे लगा कहीं विक्रांत यह न सोच ले कि सुहाना उस पर शक कर रही है। पर कहते हैं ना कि अगर एक झूठ को भी 100 बार बोला जाए तो कहीं ना कहीं वह हमेशा किसी न किसी वक्त हमें सच लगने लगता है। शायद कुछ ऐसा ही हुआ। आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। देखकर लग रहा था कि पूरे दिन बहुत तेज बारिश बरसने वाली है, और ऐसा हुआ भी। सुबह से शुरू हुई बारिश रात तक लगातार बरसती ही रही। रात के करीब 10 बजे सुहाना विक्रांत के मेंशन के बाहर खड़ी एकटक उस मेंशन को देखे जा रही थी, और उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल थी और उन आंखों में बसा था बेइंतहा दर्द। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया ना विक्रांत, तुमने हमारे प्यार को गलत साबित कर दिया। गलत थी मैं कि तुम पर भरोसा कर बैठी, गलत थी मैं जो तुमसे प्यार कर बैठी। जब यही करना था तो क्यों मेरी ज़िंदगी में आए, क्यों मुझे यह विश्वास दिलाया कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। फिर सुहाना ने अपनी आंसू पोंछे और कहा, बस विक्रांत, मेरा तुम्हारा साथ अब यहीं तक था। अब यह सुहाना कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी, ना ही तुम्हें पलटकर देखेगी। कहकर सुहाना ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। इस बरसाते मौसम में सुहाना बेसुध से सड़क पर चली जा रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार कुछ सीन चल रहे थे, किसी फिल्म की तरह, जिन्हें याद कर उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बिखर रहा था। धीरे धीरे जैसे उसमें चलने की हिम्मत ही बाकी ना बची थी, क्योंकि उसका दिल कर रहा था कि वह चीखे चिल्लाए, और उसने ऐसा ही किया। उस वक्त सड़क पूरी तरह से सुनसान थी और वह वहीं सड़क के किनारे बेंच में बैठे हुए चिल्ला रही थी, क्यों 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 किया तुमने विक्रांत, मेरे साथ ऐसा क्यों? क्यों मेरे दिल में अपने लिए प्यार जगाया जब यह दर्द ही देना था? क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? क्यों मुझे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर किया? क्यों? सुहाना चीख रही थी और साथ ही साथ रोई भी जा रही थी। यह वह हंसती मुस्कुराती सी सुहाना तो लगी नहीं रही थी। यह एक टूटी बिखरी हुई लड़की थी जिसका दिल शायद आज टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ रात के 11 बजे के करीब रेहान घर आया तो उसे हॉल में ही दादी बैठी हुई नजर आई। हॉल में हल्का सा अंधेरा था। उसे हैरानी हुई कि दादी इतनी रात को कैसे जाग रही हैं, वरना वह तो अपनी दवाई लेकर टाइम पर सो जाती हैं। वह दादी के पास आया और पूछा, दादी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप ऐसे यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? दादी ने गुस्से से रेहान की तरफ देखा और फिर खड़े होकर गुस्से में एक जोर का तमाचा रेहान के मुंह पर लगा दिया। रेहान का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वो तो एकदम से शॉक्ड हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दादी ने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। उसने हैरानी से दादी की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि क्या है। तभी दादी ने गुस्से से कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी रेहान। चले गए रूहानी, इस घर को छोड़ दिया उसने।
तुमने उस बच्ची का दिल तोड़ दिया। तुमने आज मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। रेहान पूरी तरह से शर्मिंदा। क्या? क्या? रूहानी चली गई? पर क्यों? रेहान ने कंफ्यूज से पूछा तो दादी ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, यह तुम पूछ रहे हो? क्यों? तुम्हारी वजह से चली गई रेहान। और अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं हरिद्वार तुम्हारे दादाजी के साथ। जब मेरे घर की लक्ष्मी ही घर में नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? संभालो अपनी इस महल को, कहकर दादी गुस्से से वहाँ से चली गई। वहीं रेहान के दिमाग में तो बार बार यही आ रहा था कि रूहानी यहाँ से चली गई थी। कुछ देर बाद ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा, वह ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैंने उसे कहा था कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर को छोड़कर जाने की? वहीं विक्रांत लेट नाइट घर आया। कपड़े चेंज करने के बाद वह गेस्ट रूम की तरफ चला गया। जैसे ही वह रूम का डोर ओपन कर अंदर आया, उसे सुहाना कहीं नजर नहीं आई। आज उसे रूम में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था और एक अजीब सा सन्नाटा। उसने वॉशरूम वगैरह में भी चेक किया पर सुहाना उसे कहीं नजर नहीं आई। यह कहाँ चली गई थी इतनी रात को? ऊपर रूम में भी नहीं है। विक्रांत ने फिर बाहर गार्डन की तरफ भी चेक किया पर सुहाना उसे वहां भी नहीं मिली। अब उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी कि आखिर सुहाना चली कहाँ गई ऐसे अचानक। उसने जल्दी से अपने फ़ोन से सुहाना का नंबर डायल किया। सुहाना का नंबर इस वक्त स्विच ऑफ बता रहा था। डैम इट, नंबर कैसे स्विच ऑफ है उसका? गई कहाँ है? कहीं अपनी नानी के घर तो नहीं गई? पर जाती तो मुझे बताती ज़रूर। पर मुझे एक बार जाकर नानी के घर चेक करना चाहिए। अभी विक्रांत जा ही रहा था कि तभी सर्वेंट दौड़ता हुआ आया। सर वो ऊपर ऊपर। वह सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? सर्वेंट फिर बोला, सर वह देविका मैम ऊपर टेरिस पर। देविका के बारे में सुनकर विक्रांत एकदम से घबरा गया और उसने अपने कदम टेरिस की तरफ बढ़ा दिए। 1 साल बाद देहरादून। सुबह के वक्त काफ़ी गहरी धुंध छाई हुई थी। सड़क पर भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे जो सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले थे। बाकी सभी लोग ठंड की वजह से अपने घरों में ही दुबके हुए थे। इस धुंध में ही लिपटा हुआ एक छोटा सा घर नजर आ रहा था जो बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि उस घर के बाहर छोटा सा गार्डन जो उस घर की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। इस घर के एक रूम में एक लड़की अपने बेडरूम में आड़ी टेढ़ी हालत में सो रही थी। नींद में ही खिसकते हुए वह बेड के किनारे तक पहुंच गई थी। उस लड़की ने नींद में जैसे ही एक करवट ली तभी धड़ाम से वो फर्श पर जाकर गिरी। उई माँ, मर गई रे! यह हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हाय मेरी कमर! तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक और लड़की भागते हुए अंदर आई। और जब उसने उस लड़की को फर्श पर पड़े हुए देखा, वह भी ब्लैंकेट से लिपटे हुए, तो उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आज फिर से? वाह सुहाना, जिस दिन तुम ना गिरो ना उस दिन मुझे ज़्यादा हैरानी होगी। तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का हो गया है। फर्श पर पड़ी हुई लड़की सुहाना थी जो अपनी कमर रब करते हुए बोली, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो रूहानी? मुझे खड़ा करो, मेरी कमर वाकई में टूट गई है। रूहानी ने अपना हाथ सुहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रोज टूटती है तुम्हारी यह कमर। पता नहीं कब तक तुम सही ढंग से सोना सीखोगी। सुहाना रूहानी का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और बोली, मेरी गलती नहीं है, यह बेड छोटा है इसलिए मैं रोज गिर जाती हूँ। सुहाना ने मुंह बनाते हुए कहा तो रूहानी ने कहा, सुहाना तुम जैसी 3 सो जाए इस बेड पर और तुम कहती हो बेड छोटा है। बहाने तो देखो इसके। अब जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, मैंने ब्रेकफास्ट तक लगा दिया है। कहकर रूहानी रूम से बाहर चली गई। वहीं सुहाना अपनी कमर रब करते हुए बेड को घूर कर देखने लगी। सब तुम्हारी गलती है, तुम ही मुझे हमेशा नीचे गिरा देते हो। कितनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे, पर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना मेरी सुकून की नींद। कहकर सुहाना उबालसा लेते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सुहाना रूहानी दोनों स्कूटी पर बैठे हुए हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। सुहाना ने इस वक्त एक रेड कलर का पटियाला सूट पहना था और गले पर चुन्नी को स्पार्क की तरह लपेटा हुआ था। कानों में बड़े बड़े झुमके और एक हाथ में चूड़ियाँ और माथे पर छोटी सी बिंदी। वहीं रूहानी ने भी इस वक्त एक लॉन्ग नायरा कट कुर्ती और एक जींस पहनी हुई थी। रूहानी पीछे बैठे हुए किसी से फ़ोन पर बात किए जा रही थी कि तभी सुहाना ने झटके से अपनी स्कूटी को ब्रेक लगाया, जिससे रूहानी को भी झटका सा लगा। रूहानी ने पूछा, क्या हो गया? कोई आ गया क्या हमारी स्कूटी के आगे? तो सुहाना ने कहा, कोई आ नहीं गया, सामने देख हो क्या रहा है। सुहाना के ऐसा कहते ही रूहानी ने उस तरफ देखा जिधर सुहाना इशारा कर रही थी। सड़क के ही किनारे एक 18 साल का लड़का एक 16 साल की लड़की को गुलाब का फूल दे रहा था और वो लड़की शर्मा
घुमाकर उसके हाथ से फूल ले रही थी। रूहानी ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरा और पूछा, यह तो हमारे मोहल्ले का चिंटू नहीं लग रहा, और यह दूसरी वाली गली की पिंकी है ना, यह दोनों कर क्या रहे हैं? अरे रूहानी, दिख नहीं रहा दोनों लैला मजनू बने फिर रहे हैं अपने बचपन के प्यार के साथ। चल अभी इनके होश ठिकाने लेकर आते हैं। सुहाना ने स्कूटी को सर्वेटवर पर लगाते हुए कहा, चल अभी ठीक करते हैं इनको। कहकर दोनों ही स्कूटी से उतरी। सुहाना ने अपने दुपट्टे को कमर से बांधते हुए कहा, क्यों रे चुंटू, यह हो क्या रहा है? बताओ तेरी मम्मी को। वही रूहानी ने कहा, और पिंकी तू, यह तेरा स्कूल जाने का टाइम है ना, तो यहाँ क्या कर रही है? चिंटू और पिंकी दोनों ही सर झुकाए हुए खड़े हो गए, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। सुहाना ने आगे जाकर चिंटू के कानों को मरोड़ते हुए कहा, अभी तेरे दूध के दांत टूटे भी नहीं है और तू यहाँ चोंच भी लड़ाने लगा। शर्म नहीं आती तुझे? निकालू अपनी चप्पल। चिंटू ने कहा, आह दीदी क्या कर रही हो? बहुत तेज दर्द हो रहा है कान में, प्लीज छोड़ दो ना। रूहानी ने पिंकी के गालों को पिंच करते हुए कहा, और पिंकी तू, तेरे तेरे तो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, और तू कर क्या रही है यहाँ पर? बोल, मिलाओ तेरी मम्मी को फ़ोन। दोनों ने ही हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं दीदी ऐसा मत करना, वरना हमारी मम्मी हमें बहुत फुर्सत से धोएंगी। तो रूहानी और सुहाना दोनों ने ही अपने हाथ बांधे और उनसे कहा, जब इतना ही डर लगता है तो ऐसे काम करते क्यों हो? और यह कोई तुम्हारी उम्र है यह लैला मजनू बनकर फिरने की? चिंटू ने सिर झुकाए हुए ही कहा, पर दीदी आज वैलेंटाइन डे है ना, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने इसे गुलाब का फूल देने के लिए मैंने इसे बुलाया था, और यह भी स्कूल बंक करके आई थी सिर्फ मेरे लिए। आखिरी की बात चिंटू ने शर्माते हुए कहा था। तो रूहानी ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हैप्पी बर्थडे मनाने की उम्र में तुम वैलेंटाइन डे मना रहे हो? शर्म नहीं आती? रुक, तेरी मम्मी को अभी बताती हूँ। कहकर रूहानी ने जैसे ही अपना फ़ोन निकाला तभी चिंटू और पिंकी घुटनों के बल उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और कहा, नहीं दीदी आज के बाद हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, प्लीज़ हमारी मम्मी को मत बताना। तो सुहाना ने कहा, पहले दोनों कान पकड़कर 3 बार बोलो कि आज के बाद तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे। चिंटू और पिंकी ने वही किया जो सुहाना ने कहा। फिर सुहाना ने कहा, आज के बाद ये बेवकूफ़ों वाली हरकत मत करना। फिर उसके हाथ से गुलाब का फूल लेकर पहले तो उसे स्मेल किया और फिर उसकी पत्तियों को चबाते हुए कहा, यह गुलाब की पत्तियाँ ना या तो खाने के काम आती हैं या गुलकंद बनाने के, समझे? वहीं चिंटू और पिंकी तो हैरानी से सुहाना को देख रहे थे। उन दोनों के प्यार की निशानी को सुहाना बड़ी ही बेदर्दी से चबाकर खा रही थी, जिसे देखकर उनकी शक्ल रोने जैसी हो गई। रूहानी ने दोनों से कहा, चलो अपने घर जाओ, और आइंदा हमने तुम दोनों को ऐसे दोबारा पकड़ लिया ना तो तुम्हारा वीडियो बनाकर तुम्हारे घर वालों को सेंड कर दूंगी, समझे? दोनों ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से भाग गए। सुहाना ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, आज हमने एक बार फिर 2 लोगों को बचा लिया। यह प्यार व्यार जैसी बेवकूफ़ाना हरकत से कहकर सुहाना अपनी स्कूटी पर बैठ गई। रूहानी भी उसके पीछे बढ़ते हुए बोली, सही कह रही है सुहाना, यह प्यार व्यार करना ना सरासर बेवकूफ़ी है, और हम यह बेवकूफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने आसपास के लोगों को यह बेवकूफ़ी करने से रोकें। सुहाना ने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी और वहाँ से आगे बढ़ा दी। तभी रूहानी ने उसके पीछे बैठे हुए कहा, तुझे पता है सुहाना, आज सुबह सुबह हमारे पड़ोस से अच्छे खासे लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। शर्मा अंकल की वाइफ बर्तन उठाकर शर्मा अंकल पर फेंक रही थी, पता नहीं क्या हुआ है ऐसा। तो सुहाना ने कहा, सच्ची में? तू मुझे पहले उठा नहीं सकती थी? मुझे भी देखना था ये सुबह सुबह का मनोरंजन। वैसे मुझे पता है कि वह क्यों लड़ रहे थे। तो रूहानी ने कन्फ्यूजन में पूछा, क्यों? अरे मैंने ही तो शर्मा आंटी को बताया था जाकर कि शर्मा अंकल जो है ना, उनके पीठ पीछे उनके घर की काम वाली से नैन मटक्का करते फिरते हैं। तो रूहानी ने हैरानी से पूछा, मतलब वह आग तूने लगाई थी? अरे आग नहीं लगाई थी, मैंने तो उनको दिखाया था कि उनका पति कितना बड़ा धोखेबाज है, और पता ना ये सारे मर्द लोग ना एक नंबर के धोखेबाज होते हैं, उन्हें घर वाली भी चाहिए और बाहर वाली भी। रूहानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कभी कभी तो हमें लगता है हम लोग जोड़ी ब्रेकर बन चुके हैं। दरअसल हमारे हस्बैंड ने हमारा इतना बुरी तरह से दिल तोड़ा है ना कि अब तो प्यार पर से भरोसा ही उठ गया है। वहीं एक जंगल वाले इलाके में एक आदमी अधमरा पड़ा हुआ था। वहीं विक्रांत उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर पंच जड़े जा रहा था। विक्रांत के आदमी वहीं आसपास ही खड़े हुए थे और सहमी हुई आंखों से उस आदमी की हालत देख रहे थे। एक आदमी ने धीरे से दूसरे आदमी के कान में कहा, यार बॉस की बीवी जब से उन्हें छोड़कर गई है ना, तब से बॉस का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वह अक्सर लोगों को ऐसे पीट कर अपना गुस्सा निकालते हैं। वहीं जो आदमी फर्श पर पड़ा हुआ था वह
जब वह बेहोश हो गया तो विक्रांत उसके ऊपर से उठा और उसने एक आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उस आदमी ने उसके हाथ में पानी की बोतल थमा दी। विक्रांत ने पानी की बोतल को अपने सिर पर डाला। इस वक्त विक्रांत का चेहरा भी पानी से पूरी तरह से भीग गया था। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। विक्रांत ने पानी की बोतल को साइड में फेंका तो दूसरे आदमी ने आकर उसके हाथ में एक छोटा सा टॉवल रख दिया। विक्रांत ने अपना चेहरा उस टॉवल से पोंछते हुए सर्द आवाज में कहा, कुछ पता चला उसका? तो उसके पीछे ही खड़े आदमी ने सर झुकाकर कहा, नहीं बॉस, हमने उनकी नानी से भी कई बार पूछने की कोशिश की पर वह हमें कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है अगर उन्हें कुछ पता भी होगा तब भी वह हमें नहीं बताने वाले। फिर भी हमारे कुछ आदमी उन पर नजर रख रहे हैं कि वह कहाँ आती है कहाँ जाती है, ताकि हमें किसी तरह से हमारी लेडी बॉस का कोई क्लू मिल सके। विक्रांत ने उस टॉवल को साइड में फेंका और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी का डोर ओपन कर वह ड्राइविंग सीट पर बैठा और स्पीड से गाड़ी बढ़कर आगे निकल गया। एक बार काउंटर पर विक्रांत बैठा हुआ एक के बाद एक शराब के गिलास खाली कर रहा था। वहीं वीर उसके पास बैठा हुआ उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। जब विक्रांत ने एक और गिलास ड्रिंक का उठाया तभी वीर ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, बस भी कर यार, कितना ड्रिंक करेगा? मेरे ही सामने तूने अब तक 10 गिलास खाली कर दिए हैं। विक्रांत ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं तब तक पीना चाहता हूँ जब तक कि मैं पूरी तरह से होश ना खो दूँ। अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने ऐसी सिचुएशन पैदा ही क्यों की कि सुहाना को तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा? वीर ने कहा। विक्रांत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक के गिलास को खाली कर दिया। वीर ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, या तो यहाँ तू और ना ही यार यहाँ तू और ना ही वह रिहान मुझे कुछ भी बताने को राजी है कि आखिर तुम्हारी बीवियां तुम्हें छोड़कर गई क्यों? अभी वीर उसे कुछ और कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वीर ने अपना फोन पॉकेट से निकालकर देखा तो माहिरा का कॉल था। वीर ने कॉल अटेंड की और सिर्फ इतना कहा, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, कहकर उसने फोन अपनी पॉकेट में रख दिया और फिर विक्रांत की बाह पकड़ते हुए उसे खड़े करते हुए कहा, चल अब घर चल, बहुत हो गया तेरा। विक्रांत ने नशीली आवाज में कहा, नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे, मेरा दिल नहीं करता है उस घर में जाने का। वीर ने कहा, देख विक्रांत, मैं तुझे जबरदस्ती भी लेकर जा सकता हूँ। तुझे लगता है कि तुम्हें इस हालत में मैं यहाँ छोड़कर जाऊँगा? तभी समीरा अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े हुए आई और विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जब यह नहीं जाना चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो वीर? तुम जाओ, इसे मैं संभाल लूंगी। समीरा किसी वक्त में विक्रांत की असिस्टेंट रह चुकी थी। उसका विक्रांत के साथ कई सालों तक रिलेशन भी था, लेकिन सुहाना के आने के बाद से विक्रांत ने समीरा को खुद से दूर कर दिया था। समीरा से तो क्या, बाकी और औरतों से भी पूरी तरह से वो अब सुहाना का ही होकर रहना चाहता था। लेकिन जब से समीरा को पता चला कि विक्रांत की बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है, तब से समीरा कोई ना कोई बहाना करके उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। समीरा को देखकर वीर ने कहा, तुमसे किसी ने हेल्प मांगी है क्या? निकलो यहाँ से, मेरे दोस्त को संभालने के लिए मैं काफ़ी हूँ। तभी समीरा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम क्या इसके बॉडीगार्ड हो? तो वीर ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल, मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ और तुम जैसी चुड़ैलों से इसे बचाना चाहता हूँ। अब निकलो, इससे पहले कि मेरे आदमी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे। वीर की बात सुनकर समीरा गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और विक्रांत की बाह पकड़ते हुए कहा, चलो अब घर, बहुत हो गया तुम्हारा। विक्रांत ने अपनी नशीली आवाज में कहा, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ, मुझे अभी नहीं जाना। वीर ने जबरदस्ती उसे खड़ा करते हुए कहा, आखिर मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी हिफाजत करना। वीर की बात सुनकर विक्रांत ने वीर की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, साले, तुझे मेरे से इश्क नहीं हो गया कहीं? तो वीर ने विक्रांत के कंधे पर पंच मारते हुए कहा, क्या इश्क? इश्क करने के लिए मेरे पास मेरी बीवी है, समझा? अब चल, बहुत बोल रहा है, कहकर वीर ने अपने साथ लेकर क्लब से बाहर निकल गया। विक्रांत इस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में था। उसे तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। वीर जैसे तैसे करके उसे उसके रूम में लेकर आया और बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटते ही विक्रांत ज़्यादा नशे में होने की वजह से गहरी नींद में चला गया। वीर ने पहले उसके जूते उतारे और फिर अच्छी तरह से उसको बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर अपनी कमर पर हाथ रख विक्रांत को देखते हुए बोला, कमीनों, जब तुमसे बीवी की जुदाइयाँ सहन नहीं होती है तो ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो कि तुम्हें छोड़कर भाग जाए? क्या करूं मैं तुम दोनों का? वीर ने गहरी सांस ली और उसके रूम से बाहर आ गया। वीर अपना फोन देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कदम रुक गए। उसने बिना पीछे पलटे ही कहा, आशना,
जहाँ हो वहीं रुक जाओ, खबरदार जो तुम विक्रांत के रूम में भी गई तो। आशना वाकई में विक्रांत के रूम का डोर ओपन करने ही वाली थी कि तभी वीर ने पलटकर उसे देखा और कहा, तुम्हें इस फ्लोर पर आने से मना किया है ना, तो क्यों आई हो? तो आशना ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं तो बस विक्रांत को देखने आई थी, वह तुम उसे लेकर आए ना, तो मुझे लगा नहीं कि विक्रांत की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो वीर उसके पास आया और कहा, विक्रांत की हालत देखने के लिए उसका दोस्त है और तुम उससे दूर रहो, क्योंकि अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि तुम्हें विक्रांत का ख्याल रखना पड़े, समझी? तो आसना ने थोड़ा गुस्से से कहा, वीर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आखिर मैं भी तो विक्रांत की दोस्त हूँ ना, और वह ऐसे कैसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है एक ऐसे लड़की के लिए जो उसे छोड़कर भाग गई? असल असल में तो सुहाना डिजर्व करती ही नहीं थी विक्रांत को। तो वीर ने फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, तो क्या तुम डिजर्व करती थी विक्रांत को, जिसने विक्रांत का सिर्फ इस्तेमाल किया था? याद है ना क्या किया था तुमने 5 साल पहले? याद है कि याद दिलाऊं तुम्हें? वीर की बात सुनकर आसना ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कहा, मैं उस वक्त नादान थी, मुझे नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत, बस इसी वजह से नादानी में गलती हो गई। तो वीर ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तो अब तो तुम मैच्योर हो ना, बच्ची नहीं हो छोटी सी जो ऐसी हरकतें कर रही हो, जाओ यहाँ से। लास्ट की बात वीर ने थोड़ी जोर से बोली, जिस वजह से आसना थोड़ी डर भी गई। उसने एक नज़र रूम के डोर की तरफ देखा और फिर वीर की तरफ, और फिर वहां से चली गई। देहरादून। रूहानी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी और साथ ही साथ में वह घड़ी में टाइम भी देख रही थी। ओ गॉड, कहीं देर ना हो जाए, यह लड़की भी ना अभी तक नहीं आई। रूहानी ने जल्दी से गैस ऑफ किया और सुहाना के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। रूहानी ने जब रूम डोर खोला तो उसे बेड पर सुहाना नजर नहीं आई। तो रूहानी ने कन्फ्यूजन से खुद से ही कहा, यह लड़की वाकई में जल्दी उठकर वॉशरूम चली गई है या फिर से फर्श पर पसरी पड़ी है, देखती हूँ। और जैसा कि होना था, सुहाना फर्श पर ही गिरी पड़ी हुई सो रही थी। ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर होने की वजह से उसे कोई चोट नहीं आई और ना ही उसकी नींद टूटी। हालांकि नीचे गिरने की वजह से वह थोड़ी देर कसमसाई जरूर, लेकिन वापस सो गई। और रूहानी ने अपना सिर नाम में हिलाया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन ये ना गिरे ना, उस दिन मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं होगी। वह घुटनों के बल नीचे बैठ गई और सुहाना को जोर से हिलाते हुए बोली, उठ जा महारानी, चलना नहीं है क्या? तुझे पता है ना आज संडे है और फ्लावर शॉप पर बिक्री भी ज़्यादा होगी, तो हमें शॉप जल्दी खोलनी होगी। वहीं सुहाना नींद में ही बोली, क्या यार रूहानी, सोने देना, क्यों परेशान करके रखा हुआ है? पर रूहानी ने भी उसे जोर से हिलाते हुए कहा, अब तू उठ भी रही है या तेरे ऊपर बाल्टी भरकर डालूं? आखिरकार हार कर सुहाना उठकर बैठ गई और अपना सिर खुजाते हुए बोले, यार क्या जिंदगी है, कोई ढंग से सोने ही नहीं देता है, सबकी सब मेरी नींद के दुश्मन हो। कभी कभी तो मन करता है पहाड़ों पर चले जाऊं। हाँ, और पहाड़ों पर जाकर खाएगी क्या? बर्फ। चल नौटंकी बंद कर और जल्दी से रेडी होकर आ, ब्रेकफास्ट तैयार है, कहकर रूहानी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद रूहानी, यार तेरे हाथ के आलू के पराठे तो कमाल है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, सुहाना ने पराठा मुंह में ठूसते हुए कहा। रूहानी अपना नाश्ता करते हुए कहा, तारीफ तारीफ बाद में कर लेना, जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश कर, देख 8 बजने वाले हैं और कितने कस्टमर आने वाले हैं शॉप पर। हाँ बाबा, कर तो रही हूँ, खाना भी ना स्वाद लेकर खाना चाहिए, मुझे जल्दी ठूसने की आदत नहीं है, कहकर सुहाना पराठा खाने लगी। तभी सुहाना ने कहा, रूहानी तुझे एक बात कहूँ? बोल, रूहानी ने कहा। वह ना कल नानी का फ़ोन आया था रात को, वह लोग हम दोनों को बड़ी ज़ोरों शोरों से ढूंढ रहे हैं यार, सुहाना ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। सुहाना की बात सुनकर रूहानी जो नाश्ता कर रही थी उसके हाथ रुक गए। उसने सुहाना की तरफ देखा और पूछा, नानी ने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? तो सुहाना ने कहा, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं बताया, बल्कि नानी ने तो उन्हें साफ साफ कहा है कि अगर उन्हें पता भी होगा तब भी वह उन्हें एड्रेस नहीं बताने वाली, कर लो जो करना है, कहकर सुहाना मुंह बनाते हुए अपना नाश्ता करने लगी। वहीं रूहानी ने थोड़ा गुस्से से कहा, अब क्यों ढूंढ रहे हैं हमें, अभी भी कोई दर्द देना बाकी रह गया है, कहकर रूहानी अपना नाश्ता छोड़कर खड़ी हो गई। तो सुहाना ने कहा, अरे पहले नाश्ता तो कर लो यार, नाश्ते से क्या दुश्मनी? तो रूहानी किचन की तरफ जाते हुए बोली, बस मेरा मूड खराब हो गया है, अब खाने में टेस्ट नहीं आएगा मुझे। सुहाना ने कहा, मूड तो मेरा भी खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी है भूखी रहूं, और वह भी एक ऐसे इंसान के लिए जो एक नंबर का धोखेबाज निकला। सुहाना भले ही चुप
चुपचाप सिर झुकाए अपना नाश्ता कर रही थी, पर इस वक्त उसकी आंखें नम थी। वह अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं पाई, इसलिए वह जानबूझकर अपने अचार में ऊपर से और भी लाल मिर्च पेंड कर दी, ताकि अगर उसकी आंखों से आंसू आए तो कम से कम वह रूहानी के सामने बहाने तो बना सकेगी। तीखी मिर्ची की वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और ऐसा हुआ भी। तेज मिर्च खाने की वजह से सुहाना की आंखें और नाक पूरी तरह से लाल हो गए थे, और वह बार बार अपनी नाक नाक से सिकोड़ रही थी। रूहानी ने पानी के गिलास को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे सामने यह बहाने बनाना बंद कर दो सुहाना। तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। विक्रांत की याद आती ही तेरी आंखें नम हो जाती हैं। अरे रोने का मन करता है ना तो खुल के रो लिया कर। अब सिर्फ यहाँ हम दोनों ही हैं एक दूसरे के अपने। अगर हम आपस में दुख नहीं बांटेंगे तो कैसे आगे की जिंदगी गुजार पाएंगे। बोल। रूहानी की बात सुनकर सुहाना से अब और कंट्रोल नहीं हुआ, तो वह रूहानी के कमर को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। रूहानी प्यार से सुहाना के सिर को सहला रही थी। उसने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि आंसू भी एक जरिया होते हैं जिसके जरिए हम अपने दिल के दर्द को बाहर निकाल सकते हैं। वहीं सुहाना रोते हुए बोली, जब उसे मेरे साथ ऐसा करना ही था तो फिर मुझे अपने प्यार में क्यों डाला? क्या बुरा किया था मैंने उसके साथ? मैं तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही थी ना। इन सब पछड़ों से दूर जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आया और जबरदस्ती मुझे खुद के प्यार में डाला, और जब मैं उसे प्यार करने लगी तो एकदम से मेरा दिल तोड़ दिया। यह लोग धोखेबाज क्यों होते हैं? क्यों किसी का विश्वास इतनी आसानी से तोड़ देते हैं? सुहाना काफी देर तक ऐसे ही रोती रही। कुछ देर बाद जब वह शांत हुई तो रूहानी उसके पास ही चेयर खिसकाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हमारी लाइफ कभी भी इतनी स्मूथ नहीं चलती है सुहाना, और उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं। हमारी लाइफ में अच्छा वक्त भी था और अब यह बुरा दौर भी है। जब वह अच्छा वक्त नहीं रहा ना तो यह बुरा दौर भी नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच तो बेहतर होगा। अपना ध्यान अपने काम पर लगा, क्योंकि सिर्फ एक यही जरिया है जहां हम कुछ वक्त अपने दुख दर्द को भूलकर चैन से जी पाए। तो सुहाना ने भी अपनी नम आंखों से रूहानी की तरफ देखा और कहा, मुझे इतना सिखा रही हो और खुद का क्या? क्या मुझे पता नहीं है रात के तकिए में मुंह छिपा के कौन रोता है? तुम्हारी सारी शिश्कियाँ सुनती हूँ मैं। तुम भी रेहान जीजू को बहुत याद करती हो ना? रूहानी ने कुछ पल तक सुहाना को देखा और फिर खड़े होते हुए बोली, अब बस बातें बहुत हो गई। चलो 8 बजने को आ गए हैं, हमें जल्दी से निकलना है। और पहले अपना यह मुंह धोकर आओ। पूरी बंदरिया की तरह लग रही हो। रोने का मन हो तो रो लिया करो, इसके लिए इतना तीखा खाने की जरूरत नहीं है। कहकर रूहानी अपना बैग लेने के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सुहाना ने भी अपना फेस वॉश किया और अपना हुलिया भी ठीक किया। फिर मिरर में खुद को देखते हुए बोली, क्या मैं रोते हुए बिल्कुल बंदर की तरह लगती हूँ? हाँ, मेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? मिर्ची बहुत तेज थी इसलिए। वहीं एक रूम के अंदर जिसे पूरी तरह से एक हॉस्पिटल के रूम की तरह बना दिया गया था। कई सारी मशीनें रखी हुई थी और उन मशीनों से घिरी हुई एक औरत बेड पर लेटी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में हो। ये कोई और नहीं, देविका थी, जो पिछले 1 साल से कोमा में थी। पूरे रूम में एक अजीब सी खामोशी थी, बस सुनाई दे रही थी तो सिर्फ मशीन की बीप बीप की आवाज़। वहीं उसके बगल में विक्रांत देविका का हाथ थामे उसके हाथ पर अपना सिर टिकाए हुए बैठा हुआ था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विक्रांत ने अपनी आंखें खोली और पलटकर उस इंसान को देखा तो उसके पीछे ही आसना खड़ी हुई थी। विक्रांत ने वापस अपना चेहरा देविका की तरफ किया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो आसना? तो आसना चेयर खिसकाकर उसके पास ही बैठ गई और बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है विक्रांत, पिछले 1 साल से मैं ही दी की केयर कर रही हूँ। थैंक्स मेरी बहन की इतनी केयर करने के लिए, विक्रांत ने कहा और खड़ा हो गया। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, आशना ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रांत ने कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखा तो आशना खड़े होकर उसके सीने से लग गई और अपनी बाहें उसकी कमर में लपेटे हुए बोली, मत करो खुद को इतना बर्बाद विक्रांत। और वह चली मत करो इतना खुद को बर्बाद विक्रांत। वह चली गई है तुम्हें छोड़कर। क्यों तुम उसके लिए अपना दिल जला रहे हो? विक्रांत ने आसना को दूर किया और कहा, भले ही वह 1 साल से मुझसे दूर है, लेकिन मैं जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। उसे तो लौट कर मेरे पास ही आना है। पर विक्रांत, अगर उसे आना ही होता तो वह जाती ही क्यों? और जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है, तुम उसे जबरदस्ती अपने साथ रखने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? लेकिन कोई है जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है, पर उसकी तरफ तुम पलट कर भी नहीं देख
देखते हो? आशना ने विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा। तो विक्रांत ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेरी और कहा, क्योंकि जिसे मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ उसे मैं प्यार करता हूँ और बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ भी लूँगा। पर आशना ने भी हार ना मानने की कसम खाई हुई थी। वह विक्रांत के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अगर तुम उसे ढूंढ भी लोगे तो भी क्या वह तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी होगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरह से वह तुम्हें बिना बताए गई है वह दोबारा तुम्हारे पास लौटना भी चाहेगी। विक्रांत ने अब आशना की बाहों को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वह क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती इसकी अब मुझे परवाह नहीं। अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि वह मेरे पास लौट आए और उसे मेरे पास आना ही होगा। आसना साफ देख पा रही थी कि विक्रांत की आंखों में सुहाना के लिए जुनून जो उसने कभी अपने लिए नहीं देखा था, और यही जुनून ये देखकर आसना का दिल कहीं ना कहीं जलता था। विक्रांत ने आसना की बाँह छोड़ी और बाहर निकल गया। आसना ने एक नज़र देविका की तरफ देखा और फिर वह भी रूम से बाहर चली गई। देविका के साथ जब हादसा हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही दादी ने दादाजी के साथ इस मेंशन को छोड़ दिया था और वह हरिद्वार में ही जाकर रहने लगी थी। हालांकि विक्रांत और रेहान ने कई बार उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक उनके घर की बहुएं वापस लौट कर नहीं आती वह भी इस मेंशन में कदम नहीं रखेंगी। कैलिफोर्निया एक बड़ी सी बिल्डिंग के मीटिंग रूम में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ का टेम्परेचर भी इस वक्त काफ़ी कोल्ड था, क्योंकि रेहान चेयर पर बैठा हुआ सभी को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा था। वहीं सभी एम्प्लॉय अपना सर झुकाए हुए बैठे थे। इस प्रोजेक्ट का काम इतना धीरे क्यों चल रहा है? इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 3 महीने का वक्त हो चुका है और हमारा डेडलाइन 2 महीने बाद ख़त्म हो रही है, और अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि अगले 4-5 महीनों तक यह काम पूरा भी होगा। तो क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? रेहान ने अपनी भारी और सख्त आवाज़ में पूछा, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई वह सर उठाकर रेहान का कोई जवाब दे पाए, क्योंकि सभी मन ही मन अपनी गलती किसी और के सर करने की सोच रहे थे। तभी रेहान का मैनेजर, जो अच्छे से जानता था कि कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा, इसलिए गलती का जिम्मा उसे खुद अपने ऊपर लेना ही होगा, और कहीं ना कहीं इस समय उसकी भी गलती थी। अगर वह इन सभी से काम ढंग से निकलवा पाता तो शायद रेहान को आज इतना गुस्सा नहीं आता। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, सर यह सब मेरी गलती है कि मैं लोगों को स्ट्रिक्टली हैंडल नहीं किया है, पर विश्वास कीजिए काम हमारी डेडलाइन से पहले ही पूरा होगा, चाहे मुझे लोगों के साथ कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना होना पड़े। कहकर उसमें एक सख्त नज़र उन सभी एम्प्लॉय पर डाली। मैनेजर काफ़ी सुलझा हुआ और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल आदमी था, और रेहान भी उसकी इस खूबियों को अच्छे से जानता था। इसलिए उसने मैनेजर से कहा, ठीक है, जो काम अब 2 महीने बाद पूरा होने वाला है उन्हें 1.5 महीनों में कंप्लीट करना होगा, भले ही इन लोगों से ओवर टाइम क्यों ना करवाना पड़े। कहकर रेहान अपनी चेयर से खड़ा हो गया और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। रेहान के जाते ही सब लोगों ने जैसे चैन की सांस ली। अब तक तो जैसे वह सभी अपनी सांस रोके हुए ही बैठे थे कि कहीं उनकी गलती के पीछे बॉस उन्हें फायर ही ना कर दे। दरअसल रेहान को इसी वजह से कैलिफोर्निया आना पड़ा था। रेहान अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट पीछे भागते हुए आया और बोला, सर आपका प्राइवेट जेट रेडी है, आज शाम ही हमें इंडिया निकलना होगा। रेहान ने आगे बढ़ते हुए ही कहा, मुझे पता है साहिल, अभी मैं अपनी होटल जा रहा हूँ, तो मुझे वक्त पर रिमाइंड करवा देना। कहकर रेहान अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला गया। उसका असिस्टेंट साहिल भी उनके पीछे पीछे इस लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट में पहुंचकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। फिर रेहान के पीछे होते हुए ही पूछा, सर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बतानी थी। रेहान ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ सामने देखते हुए कहा, बोलो क्या बताना है। सर हमें मैम की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। साहिल की बात सुनकर रेहान की आंखों में एक अजीब तरह के एक्सप्रेशन नजर आने लगे, पर उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन आंखें बहुत ही ज़्यादा सख्त। उसने कोल्ड वॉइस में पूछा, क्या इन्फॉर्मेशन है? तो रेहान से कहा, बॉस मैम बनारस में नहीं है, वह देहरादून में है। साहिल की बात सुनकर रेहान के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। फाइनली आई फाउंड यू, मुंबई, इंडिया। आधी रात को सुनसान सड़कों पर विक्रांत फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने एक हाथ में शराब की बोतल पकड़ी हुई थी, जिसे बीच बीच में वह ड्रिंक भी कर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसने एक सुनसान बीच के पास आकर अपनी गाड़ी रोकी और बोतल को हाथ में पकड़े हुए ही गाड़ी से बाहर निकल गया। समुद्र के किनारे लहरों का शोर और तेज हवाएं चल रही थी।
विक्रांत ने इस वक्त इतनी ड्रिंक की हुई थी कि उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। इस वक्त बीच पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि यह इस एरिया में भीड़ ना के बराबर होती थी। शायद ही कोई इक्का दुक्का इंसान ही यहाँ आता हो। विक्रांत ने बॉटल से एक घूंट और भरा और अपने कदम लहरों की तरफ बढ़ाने लगा। कुछ आगे जाकर वह आसमान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया, यह तुमने अच्छा नहीं किया सुहाना, तुम्हें मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? मैं तुम्हें ढूंढूंगा भी और अपने पास वापस लेकर भी आऊंगा और फिर खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। जितना दर्द मैंने 1 साल में झेला है ना तुम्हारे बिना, उससे 10 गुना ज़्यादा दर्द तुम्हें लौटाऊंगा। सुहाना कहने के साथ ही विक्रांत ने एक ही सांस में सारी बोतल खत्म की और खाली बोतल को समुद्र की लहरों की तरफ उछाल दिया और वहीं रेत पर लेट गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे और लेटे हुए ही वह आसमान को देख रहा था, जहां उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन आंखों में दर्द था। उसकी आंखें इस वक्त इतनी लाल थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। शायद वह गुस्से की वजह से थी, नशे की वजह से थी, या फिर अपने आंसुओं को बहने से रोकने की वजह से थी। कुछ कह नहीं सकते, या फिर यह तीनों ही कारण थे। उसके जहन में सुहाना के साथ बिताए हुए हर खट्टे मीठे पल किसी फिल्म की तरह चल रहे थे, जिस वजह से उसके होठों पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई। उसे देखकर लग रहा था वह उन पलों को दोबारा जी रहा है। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का रम, क्या करें राह देखे नजर, रात भर जाग कर पर तेरी तो खबर ना मिले। वहीं दूसरी तरफ देहरादून में सुहाना पिलो से लिपटकर अपनी आंसू बहा जा रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर तक ना जाए। क्यों किया तुमने विक्रांत मेरे साथ ऐसा? अब मुझसे ये मैं भी तो तुमसे प्यार करती थी ना। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहने के साथ ही सुहाना के जहन में अतीत की पुरानी यादें उभरने लगी, जिन्हें याद कर उसकी आंखों से एक बार फिर से बेतहासा आंसू बहने लगे। सुहाना बहुत खुश होकर विक्रांत के मेंशन गई थी। शायद वह विक्रांत से कुछ कहना चाहती थी। उस वक्त मेंशन में कोई भी सर्वेंट मौजूद नहीं था। उसने अपने कदम विक्रांत के रूम की तरफ बढ़ा दिए। उसने डोर जैसे ही खोलना चाहा तो डोर अंदर से बंद था। तो सुहाना ने 1-2 बार नॉक किया। उसे लगा कि शायद विक्रांत वॉशरूम में होगा, लेकिन 1-2 बार ही डोर नॉक होने पर जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गई और अंदर रूम का नज़ारा देखकर तो जैसे उसका दिल टुकड़ों में टूट कर बिखर गया था। उसका दिमाग उस वक्त एकदम से ब्लैंक हो गया और यह सब याद कर सुहाना ने अपना चेहरा पिलो में छुपा लिया और जोर से चीखने लगी, जैसे अपनी चीख के जरिए अपने दर्द को बाहर निकालना चाहती हो। शायद उसने इस दर्द को 1 साल से अपने अंदर समेटा हुआ था। उसने रूहानी को भी कोई कारण नहीं बताया था कि क्यों उसने विक्रांत को छोड़ा, क्यों उसे छोड़कर वह यहाँ आ गई। कुछ यही हाल अपने रूम में रूहानी का भी था। वह बेड का सहारा लिए घुटनों में अपना मुंह छुपाए सिसक रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और खिड़की से नजर आ रहे चांद की तरफ देखकर एक दर्द भरे लहजे में बोली, शायद कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी रेहान, कि मैं तुम पर अंधविश्वास कर बैठी। भरोसा करना कभी गलत नहीं होता, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करना बहुत गलत होता है, क्योंकि जब वह इंसान तुम्हारा भरोसा पूरी तरह से तोड़ता है ना, तो सिर्फ वह तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ता है, तुम्हें भी तोड़ कर रख देता है। रूहानी के जहन में भी पास्ट के कुछ पल याद आने लगे। रूहानी डरे हुए कदमों से एक होटल के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसका दिल इस वक्त एक अनजाने डर से कांप रहा था और अंदर ही अंदर ऊपर वाले से यही प्रे कर रही थी कि उसे कुछ ऐसा देखने को ना मिले जिससे कामनी के सारे दावे सही साबित हो जाए। जैसे वह खुद को ही भरोसा दिला रही थी कि नहीं, रेहान उसके साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, वो मुझसे प्यार करता है और सिर्फ उसी का है। सोचते हुए रूहानी के कदम एक सोइट के सामने जाकर रुक गए। डरते हुए रूहानी ने डोर जैसे ही खोलना चाहा, डोर हल्के से एक झटके में खुल गया। शायद वह अंदर से लॉक नहीं था, या शायद किसी ने गलती से उसे लॉक करना भूल गया होगा। रूहानी ने धीरे से उसे दरवाजे को ओपन किया और डरे हुए कदमों से अंदर चली गई। और अंदर जाकर जब उसने कामनी को रेहान के सीने से लगे हुए देखा और रेहान ने जिस तरह से उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था, वह नज़ारा देखकर रूहानी के पैरों में जैसे जान ही ना रही हो। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे चली गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़कर उनसे सवाल करने की भी। इस वक्त कामिनी ने काफ़ी शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी और रूम की डेकोरेशन देख लग ही नहीं रहा था कि इस रूम को किस वजह से डेकोरेट किया गया है। रूहानी तो एकदम जैसे सदमे में ही चली गई थी। वह बेसुध से पीछे मुड़ी और रूम से बाहर चली गई।
उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वह बिना किसी होश के आगे बढ़ी जा रही थी। शायद उसे वाक़े को याद कर प्रेजेंट में रूहानी एक बार फिर घुटनों में मुंह छुपाए जोर जोर से रोने लगी। यही सब सोचकर सुहाना और रूहानी का यह रोज का ही था। कभी एक रात नहीं गुजरी थी जब वह रोते हुए नहीं सोई होंगी। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है। करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझसे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। रेहान अपनी अपनी होटल रूम के बड़ी सी विंडो के सामने खड़ा हुआ एक के एक टक बाहर की तरफ देख रहा था। रेहान ने कुछ देर पहले शावर लिया था। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। बाल अभी भी गीले थे, इसलिए उसके जिससे लग रहा था कि उसे शावर लिए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसने अपने एक हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था जिसे वह सिप करते हुए ड्रिंक कर रहा था। उसका चेहरा इस वक्त पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कई तरह के इमोशंस एक के बाद एक आ जा रहे थे। रेहान भी इस वक्त रूहानी के साथ बिताए हुए पलों में खोया हुआ था। रूहानी के साथ बिताए हुए पलों की यादें, रूहानी का उसे पहली बार मिलना, रूहानी का उससे नाराज होना, उससे लड़ना झगड़ना, उससे जिद करना, हंसना, सब कुछ। उसका दर्द चारों ही दिल में था। क्या हुआ था ऐसा जिस वजह से इन चारों की जिंदगियां उलझ कर रह गई थी। दूसरा दिन, देहरादून अनाथ आश्रम। रूहानी और सुहाना दोनों ही अनाथ आश्रम के ही गार्डन में बैठी हुई थी। उनके साथ ही दो लड़कियां भी बैठी हुई थी जो करीब 15 या 16 साल की रही होंगी। उनमें से एक लड़की ने कहा, दीदी आपको पता है वह जो दुर्गा मंदिर है ना, वहाँ पर कल गरबा प्रोग्राम है, आप चलोगे क्या? तो सुहाना ने कहा, क्या वाकई में? हमें कैसे नहीं पता? तो रूहानी ने कहा, अरे पूरा दिन तो हमें शॉप पर बीत जाता है, तो कहाँ से पता रहेगा। अच्छा पिंकी, क्या तुम लोग भी चलोगी वहाँ पर? उनमें से एक लड़की का नाम पिंकी था। उसने कहा, हाँ दीदी हम भी वहाँ जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो वैसे भी डांस करना बहुत पसंद है। तो सुहाना ने कहा, अरे फिर तो हम भी चलेंगे, मुझे तो वैसे भी ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेने का बड़ा शौक है। जब हम मुंबई में रहते थे ना, तो मैं अक्सर ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा लिया करती थी। ठीक है दीदी, फिर हम साथ में ही चलेंगे। आप कल रेडी रहना, कल शाम को निकलना है 5 बजे, दूसरी लड़की ने कहा। तो सुहाना ने कहा, ठीक है, हम दोनों रेडी होकर यहीं आ जाएंगे और फिर तुम हमारे साथ ही चलना, ठीक है? उन दोनों लड़कियों ने खुश होकर अपना सिर हाँ में हिलाया। कुछ देर और वहाँ बिताकर और सुहाना और रूहानी दोनों ही वहाँ से घर के लिए निकल गई। मुंबई रात के वक्त विक्रांत ऑफिस से घर की तरफ लौट ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ को ऑन कर दिया और गाड़ी ड्राइव करते हुए ही बात करने लगा। सामने वाले की बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर एक कृपी स्माइल आ गई और उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, हम कल सुबह ही निकल रहे हैं, कहकर विक्रांत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसी के साथ विक्रांत की पकड़ स्टेयरिंग व्हील्स पर कस गई। सी यू वेरी सून बेबी। सुहाना अपने कानों में झुमका पहनते हुए बाहर आई और उसने रूहानी को आवाज़ देते हुए कहा, रूहानी अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? बज चुके हैं, कब निकलेंगे हम? तभी रूहानी अपने रूम से अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए आई और बोली, बस बस मैं रेडी हूँ, चलो निकलते हैं। तुमने अच्छे से सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब अच्छी तरह से बंद किए हैं ना? सुहाना ने कहा, हाँ मेरे रूम की सारी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद हैं, चिंता मत करो। थोड़ी देर में वह लोग घर से बाहर निकल गए। दोनों ने ही इस वक्त गुजराती ड्रेस पहनी हुई थी और उसके साथ ही मैचिंग ज्वेलरी। ड्रेस काफ़ी ज़्यादा कलरफुल थी और दोनों ने ही उसमें पक्की गुजराती ही लग रही थी। रूहानी और सुहाना दोनों ने ही अपने बालों की चोटी बनाई हुई थी और उन्हें आगे किया हुआ था। कुछ देर में ही दोनों अनाथ आश्रम पहुँच गए। बाकी की लड़कियां भी पूरी तरह से रेडी थी। अनाथ आश्रम वाली आंटी ने उनके लिए कैब बुक करवा दी थी, इसलिए वह उन उसमें ही जाने वाली थी। वहाँ का माहौल कुछ देर बाद वह दुर्गा मंदिर पहुँच गई। काफ़ी रंग बिरंगा था वहाँ का माहौल और खुशनुमा था। स्पीकर पर बड़ी तेज आवाज़ में सॉन्ग प्ले हो रहे थे और वहाँ मौजूद सभी लोग फुल मस्ती के मूड में गरबा एंजॉय कर रहे थे। क्या बड़े, क्या छोटे, सब लोग तो जैसे वहाँ के माहौल में रंग ही चुके थे, बच्चे भी बड़े भी। पिंकी ने सुहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर, चलो हम लोग भी डांस करते हैं। तो सुहाना ने कहा, हाँ पिंकी हम आ रहे हैं, तुम जाओ, मैं बस अभी आई। पिंकी बाकी सब लड़कियों के साथ आगे बढ़ गई। सुहाना ने रूहानी से कहा, रूहानी आज काफ़ी सालों बाद ऐसा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं ना? तुम्हें याद है हमारे स्कूल टाइम में भी हम लोग ऐसे ही करते थे,
जब हमारे स्कूल वाले गरबा डांस ऑर्गेनाइज करते थे तो रूहानी ने भी खुश होते हुए कहा, सुहाना वाकई में यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मूड एकदम से फ्रेश हो गया। चल हम भी इंजॉय करते हैं, कहकर उसने सुहाना का हाथ पकड़ा और जैसे ही आगे बढ़ने लगी सुहाना ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, पहले 2-4 सेल्फी तो ले लें, क्योंकि डांस करने के बाद तो हम दोनों का हुलिया ही बिगड़ने वाला है। क्योंकि एक बार हम लोग अगर वहां पहुंच गए ना तो फोटो क्लिक करना तो भूल ही जाओ। सुहाना ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अच्छी अच्छी 2-4 पिक्स रूहानी के साथ ली। इसके बाद रूहानी और सुहाना दोनों ही आगे बढ़ गए। सुहाना रूहानी की डांस केमिस्ट्री वाकई में कमाल की थी। वह इस डांस को बहुत इंजॉय भी कर रही थी। उनके डांस स्टेप सब कुछ एकदम परफेक्ट था। दोनों बीच में खड़े होकर डांस कर रही थी और बाकी के सभी लोग उनके आसपास गोल गोल घूमते हुए डांस कर रहे थे। वहीं दुर्गा मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक साथ 4-5 गाड़ियां आकर रुकी। मंदिर के बाहर काफी भीड़ थी और सॉन्ग बजने की आवाजें दूर दूर तक आ रही थी। अपनी अपनी गाड़ियों से रेहान और विक्रांत दोनों ही बाहर निकले। दोनों ही अब एक साथ खड़े हुए थे और उनके पीछे उनके असिस्टेंट दोनों ही अपनी पॉकेट में हाथ डाले मंदिर की तरफ देख रहे थे। रेहान ने अपना असिस्टेंट से पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहीं है? तभी रेहान का असिस्टेंट बोला, जी बॉस, हमारे आदमी तब से मैम पर नज़र रखे हुए हैं और आज वह यहीं आई हुई हैं गरबा डांस खेलने। तभी विक्रांत का असिस्टेंट भी बोला, बॉस मैम भी यहीं आई हुई हैं, हमारी सभी आदमी भी उन पर नज़र रखे हुए थे, उन्होंने ही हमें इन्फॉर्मेशन दी है। अपनी अपनी असिस्टेंट की बात सुनकर रेहान और विक्रांत दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा और तिरछी स्माइल के साथ बोले, अब तुम्हें हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं है, आगे हम उन्हें खुद ढूंढ लेंगे। कहकर दोनों ने एक साथ अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सुहाना और रूहानी दोनों ही मस्ती से इस सॉन्ग पर झूम रही थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उनका अतीत अब एक बार फिर उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। वहीं रेहान और विक्रांत दोनों ही भीड़ को चीरते उनकी नजरें आसपास सुहाना भीड़ को चीरते हुए बढ़ रहे थे। उनकी नजरें आसपास सुहाना और रूहानी को भी ढूंढ रही थी। विक्रांत ने रेहान से कहा, एक काम करो, तुम उस साइड ढूंढो, मैं दूसरी साइड ढूंढता हूँ। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया और वह दूसरी तरफ गया। डांस करती हुई सुहाना की नजरें बार बार एक तरफ जा रही थी, जिसे देखकर उसके फेस पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन नजर आने लगी। उसने डांस करना बंद कर दिया और अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वहीं रूहानी इस बात से अनजान मस्ती से गरबा कर रही थी। सुहाना एक लड़की के पास आई और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, क्यों रे छुछुंदर, कब से देख रही हूँ तुम हमारे तरफ खींचे जा रहा है, तोड़ूं तेरे दांत सारे के सारे। तभी वह लड़का गुस्से से अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मेरा कॉलर छोड़ो, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। सुहाना ने अपनी स्लीव्स फोल्ड करने की एक्टिंग करते हुए कहा, अच्छा कौन है तू, जरा मैं भी तो जानूं। सुहाना की बात सुनकर वह लड़का हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। तभी एक और लड़का उसके पास आया और बोला, ये मेरे दोस्त को क्यों परेशान कर रही हो तुम। यह लड़का ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं थे, सिर्फ 19-20 साल के ही थे। तो सुहाना ने एक जोरदार चाटा उसके मुंह पर रसीद दिया और कहा, तू कौन, तू क्या इसका शागा लगता है जो उसकी पैरवी करने आया है। वह लड़का हैरानी से उसके गाल पर हाथ रख सुहाना को देख रहा था। अब सुहाना ने दोनों की कॉलर पीछे से पकड़ी और उसे अपने साथ घसीट कर ले जाते हुए बोली, चलो तुम्हें तो मैं बताती हूँ फोटो कैसे खींचा जाता है, मंदिर में आकर तुम ऐसे काम करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। कहकर सुहाना उसे वहां से थोड़ी दूर ले गई। रेहान आगे बढ़ते हुए उस तरफ आया जिस तरफ गरबा खेला जा रहा था। तभी उसकी नजरें एक जगह जाकर ठहर सी गई और उसका चेहरा भी सख्त हो गया। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। विक्रांत भी सुहाना को दूसरी तरफ ढूंढ रहा था। वह अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक आवाज सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। बड़े शौक है ना लड़कियों की चुपके से फोटो खींचने का, अभी तुम्हारे सिर से ये भूत उतारती हूँ, तुम्हारे होश न ठिकाने लगा दिया ना तो जानते नहीं हो मेरा नाम ही सुहाना मिश्रा नहीं। कितनी खतरनाक हूँ मैं। वह लड़की घुटनों के बल नीचे बैठ गए, हाथ जोड़ उससे माफी मांगे जा रहे थे। दीदी छोड़ दो, आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे प्लीज़ दीदी। पर सुहाना तो गुस्से से उनके सिर के ऊपर अपनी जूती से मारे जा रही थी। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, सुहाना मिश्रा से पंगा ले रहे हो ना तुम। वहीं विक्रांत ने जब यह आवाज़ सुनी तो उसकी
कदम वहीं रुक गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए मन ही मन कहा, यह वही है। इसी के साथ उसके चेहरे पर एक कृपी स्माइल आ गई। भला विक्रांत इस आवाज़ को कैसे भूल सकता था। उसने पलटकर उस तरफ देखा जिस तरफ सुहाना उन लड़कों को पीट रही थी। सुहाना को देखकर उसने अपने कदम सुहाना की तरफ बढ़ा दिए, जहाँ रूहानी अपने आप में ही मगन होकर गरबे पर झूमे जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ कस कर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सामने खड़े इंसान को देखकर रूहानी की आंखें एकदम से घबरा कर बड़ी हो गई। सामने रेहान ने उसे उसकी कमर से थाम कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया और एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया रूहानी। वहीं रूहानी घबराहट की वजह से रूहानी के फेस पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। वहीं सुहाना तो अजीबोगरीब गालियां देते हुए उन लड़कों को पीटे जा रही थी और वह लड़के घुटनों के ऊपर बैठे हुए उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और उससे माफ़ी मांग रहे थे। तभी किसी ने सुहाना का हाथ हवा में ही रोक दिया। सुहाना ने गुस्से से पलटते हुए कहा, कौन है ये जिसने मेरा हाथ। इससे आगे सुहाना कुछ नहीं कह पाई क्योंकि विक्रांत गुस्से से उसे घूर रहा था। विक्रांत को अपने सामने देखकर सुहाना की तो बोलती ही बंद हो गई और उसके हाथ से चप्पल भी छूटकर नीचे गिर गई। सुहाना तो एकदम फ्रीज होकर विक्रांत को देख रही थी। वहीं विक्रांत डेविल स्माइल के साथ बोला, अब कहाँ तक छुपोगी सुहाना। विक्रांत राजावत, बहुत खेल खेल लिया तुमने, हाइड एंड सीक का गेम। अब मैं तुम्हें अपना गेम दिखाता हूँ। कहने के साथ ही उसने सुहाना को अपने कंधे पर उठा लिया। विक्रांत सुहाना को अपने एक कंधे पर डाले आगे बढ़ा जा रहा था और वहीं सुहाना उसके कंधे पर मारते हुए चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे विक्रांत राजावत, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, छोड़ो मुझे, उतारो नीचे। पर विक्रांत उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जा रहा था। दूसरी तरफ रेहान ने भी रूहानी को झटके से अपनी गोद में उठा लिया और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा। बाकी के लोग अजीब नज़रों से उन दोनों को देख रहे थे क्योंकि रूहानी रेहान की खुद से उतरने के लिए छटपटा रही थी और उसके कंधे पर भी मार रही थी। छोड़ो मुझे रेहान, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं लगती मैं तुम्हारी कुछ भी, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो। रेहान ने भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सामने देखते हुए वह अपने कदम बढ़ाता रहा। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।